नमस्कार साथियों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की श्रृंखला में आज अपना दूसरा अध्याय है आलोक धनवा का। पद्य खंड के जो अध्याय है वो अपने पढ़ रहे हैं। उसमें आज अपना आलोक धनवा का अध्याय है, जो इसमें एक कविता ली गई है अपने सिलेबस में, वो है पतंग। पहला अध्याय अपने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया। कुछ दिनों में उनकी जो टेस्ट सीरीज है या वो प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो भी आपके सामने आ जाएगी। अपने पढ़ते हैं आलोक धनवा का जीवन परिचय। मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वीडियो में कि आप या तो कवि परिचय याद कर लीजिए या फिर लेखक परिचय याद कर लीजिए। लेखक परिचय और कवि परिचय आपके अथवा में आएंगे, तो आप मेरे ख्याल से कवि परिचय कम है, कवि परिचय याद कीजिए, थोड़े आसान भी है। अब अपने चर्चा करते हैं इनके। कवि परिचय जब भी पढ़ो तो आपको ध्यान में रखना है, एक तो लेखक का जन्म स्थान, उसके माता पिता दिए गए तो माता पिता, उसकी प्रमुख रचनाएं, उसको पुरस्कार कौन सा मिला है वो पुरस्कार, और बाद में उसका निधन। सामान्य व्यक्ति है उनका होता है, उनकी होती है मृत्यु, और जो विशेष व्यक्ति होते हैं उनका होता है निधन। तो अपने जब भी कवि परिचय लिखो तो कवि परिचय में आपको वहाँ पे मृत्यु नहीं लिखनी, वहाँ पे आपको निधन लिखना है। आलोक धनवा का जो जीवन परिचय है वो अपने पढ़ते हैं। तो इसके बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म 1948 ईस्वी में मुंगेर बिहार में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है? पहली कविता इनकी कौन सी है? जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई थी, और 72 में इन्होंने क्या है लिखना स्टार्ट किया था। उसके बाद में इनकी जो रचना है वो है भागी हुई लड़कियां, फिर है ब्रूनो की बेटियां। इससे ब्रूनो की बेटियां से इन्हें क्या है काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। और दुनिया रोज बनती है, ये इनका एकमात्र संग्रह है, दुनिया रोज बनती है। इसी जो संग्रह है, यही जो संग्रह दुनिया रोज बनती है, इस संग्रह से ही अपने जो ये कविता ली गई है पतंग, इसी से ली गई है। दुनिया रोज बनती है से ही एकमात्र संग्रह जो है इनका, इसका चौथा अंक है, उससे पतंग कविता ली गई है। फिर इनको प्रमुख पुरस्कार कौन से मिले हैं? राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, और उसके बाद में पहल सम्मान। ये इनको क्या है पुरस्कार मिले हुए हैं। अब इनके बारे में अगर बात करें तो अपने देखते हैं कवि परिचय में तो आप इतना ही याद रख लो तो बहुत है। एक ये पंक्ति है, हालांकि आपको याद नहीं रखनी, फिर भी मुझे बढ़िया लगी तो मैं आपको बताता हूँ। जहाँ नदियाँ समुंदर से मिलती है वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। क्या बोला है? जहाँ नदियाँ समुंदर से मिलती है वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। अब इसके बारे में तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है। आगे पढ़ते हैं, अपने जो ये कविता दी गई है उस कविता के बारे में बात करते हैं। पतंग कविता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर अपने पाठ सार भी देख लेंगे इसका। देखो पतंग कविता। सबसे तेज बौछार गई, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब देखो इसमें क्या बताया कवि, यहाँ पे बता रहा है कि सबसे तेज बौछारें गई अर्थात जो वर्षा जो ऋतु थी वो वर्षा ऋतु चली गई। भादो गया अर्थात जो भाद्रपद का महीना था वो भी चला गया। वर्षा ऋतु चली गई, भाद्रपद का महीना भी चला गया। सवेरा हुआ, सवेरा किस प्रकार से हुआ? जो वर्षा ऋतु होती है उस वर्षा ऋतु में क्या होता है, आसमान में काले काले बादल है वो छाए हुए रहते हैं। भाद्रपद के महीने में काले बादल छाए रहते हैं। इन सब के चले जाने के पश्चात क्या, वो काले बादल भी चले गए, और बादलों के चले जाने के पश्चात क्या हुआ है? सवेरा हुआ है। सवेरा किस प्रकार का है? कवि ने तुलना करके बताया है। जहाँ पे तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होगा, तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि कहता है कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, अर्थात सवेरे को किसके समान बताया है? लाल सवेरा बताया है। सवेरा वैसे उसमें लालिमा छाई हुई होती है, तो कवि बता रहा है कि ये खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा है। उसके बाद में कवि क्या कर रहा है? यहाँ पे कवि क्या है, रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि कहता है जो शरद है, इस शरद को क्या है, शरद रूपी इसको बालक बताया है। और बालक बताते हुए कवि क्या कहता है कि शरद ऋतु रूपी जो बालक है वो क्या है, अपनी साइकिल चलाते हुए और लड़कों को इशारे करते हुए, चमकीले इशारे करते हुए अपनी साइकिल को लेकर के पुलों को पार करते हुए आया है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। शरद ऋतु रूपी जो बालक है वो जोर जोर से घंटी बजाते हुए अपनी जो साइकिल है उस साइकिल को तेज चलाते हुए और पुलों को पार करते हुए आ गया है। और वो क्या कर रहा है? चमकीले इशारों से लड़कों को बुला रहा है। किस लिए बुला रहा है? वो बुला रहा है पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। वो बुला रहा है कि अब जो मौसम है, जो अभी जो भाद्रपद का महीना चला गया, वर्षा ऋतु चली गई, अब कौन सा मौसम आ गया? अब आ गया है शरद का मौसम आ गया है। शरद के मौसम में जो आसमान होता है वो बिल्कुल साफ होता है, और आसमान साफ होने की वजह से क्या हो रहा है
वहाँ पे वो जो शरद ऋतु रूपी जो बालक है वो क्या है, अन्य बालकों को बुला रहा है। किस लिए बुला रहा है कि अब आप आइए और पतंग उड़ाइए। अब आगे कवि क्या कर रहा है, कवि कह रहा है कि चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, अर्थात उसको एकदम स्वच्छ एकदम साफ बनाते हुए। जो शरद ऋतु होती है उसमें क्या है, मौसम बिल्कुल साफ होता है, जो क्या है आदर्श टाइम होता है किसके लिए, पतंग उड़ाने के लिए। आकाश को मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। कवि कह रहा है कि इस प्रकार से मौसम साफ रहता है कि जिस मौसम में दुनिया की सबसे हल्की चीज जो पतंग है उसको उड़ाया जा सके। अब पतंग के बारे में ये 3 लाइनें दी है ना, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहाँ पे जो तीनों लाइनें दी हुई है ना, जो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, इन तीनों को एक साथ करके आप लिखोगे कि मौसम है वो बिल्कुल शरद ऋतु में बिल्कुल साफ हो गया है। और जो रंगीन और पतले कागज से बनी हुई और बांस की पतली कमानी से बनी हुई जो पतंग है वो उड़ सके और शुरू हो सके सीटियों किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि जो सबसे हल्की चीज है जो पतंग है, वो पतंग जब उड़ेगी तो बच्चे क्या है, सीटियों और किलकारियों से भी क्या है, अपने आसपास का जो मौसम है, अपने आसपास का जो वातावरण है उसको भी सीटियों और किलकारियों से गुंजा देंगे। अब आगे कवि क्या कह रहा है इसके बारे में देखें तो देखो, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कौन लाते हैं, बच्चे। कपास का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, कोमलता लाते हैं। कौन, जो बच्चे हैं वो कोमलता लेकर के आते हैं। बता रहा है कवि आलोक धनवाय, बता रहे हैं कि जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, अर्थात जो बच्चे हैं वो अपने साथ क्या जन्म से ही कोमलता लेकर के आते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मर्दंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। आगे और दिया है, पहले इतना देख लेते हैं। इसमें कवि बता रहा है कि बच्चे क्या है, जन्म से ही अपने साथ कोमलता लेकर के आते हैं। पृथ्वी उनके साथ क्या है, घूमती हुई, उनके बेचैन पैरों में घूमती हुई फिरती है। किस प्रकार से बच्चे क्या इतने तेज दौड़ते हैं और वो पृथ्वी पर जब दौड़ते हैं ना, तब ये नहीं लगता कि वो पृथ्वी पर दौड़ रहे हैं। इस प्रकार से लग रहा है कि पृथ्वी उनके कदमों के बीच में आ रही है। जब वो दौड़ रहे हैं तो पृथ्वी उनके कदमों के बीच में आ रही है। जब वो बेसुध होकर दौड़ते हैं, अपनी शुद्ध बुद्ध भूल करके दौड़ते हैं, तो ऐसे लगता है कि उनके बेचैन पैरों के अंदर वो पृथ्वी घूम रही है, छतों को भी नरम बनाते हुए। जब वो गिरते हैं छत पे क्या है, तेज गति से दौड़ते हैं, बेसुध होकर के दौड़ते हैं, अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर के जब दौड़ते हैं, तब ये लगता है कि उन्होंने छत को भी नरम बना दिया। गिरते हैं तो उनको कोई भी नुकसान नहीं होता, दिशाओं को मर्दंग की तरह बजाते हुए। जब उनके दौड़ने की जो आवाज़ होती है वो इस प्रकार से लगती है कि उन्होंने एक मर्दंग की तरह, एक वाद्य यंत्र की तरह क्या दिशाओं को भी बजा दिया है। दिशा भी एक मर्दंग की तरह उनके दौड़ने की आवाज़ से बजने लग गई है। जब वे पेंग भरते हुए अर्थात उत्साह के साथ दौड़ते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। वो बच्चे क्या है, जब पेंग भरते हुए अर्थात उत्साह के साथ जब दौड़ लगाते हैं, तो इस प्रकार से लगने लग जाता है जैसे जो डाल है, जो एक डाल होती है किसकी, जो पेड़ है उसकी एक पतली शाखा होती है, उसकी तरह वो क्या है, बिल्कुल ही लचीले होते हैं। और वो क्या है, जो दौड़ते समय उत्साह के साथ दौड़ते हैं। आगे देखो, आगे वाली पंक्ति में क्या बताया है, छतों के खतरनाक किनारों तक। वो क्या एक डाल की तरह है, जो एक डाल होती है पेड़ की, उस डाल की तरह छतों के खतरनाक किनारों तक दौड़ते हुए आते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, उस समय उन्हें गिरने से कौन बचाता है, सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। वो क्या उत्साह के साथ दौड़ते हैं, छतों के किनारों तक पहुंच जाते हैं, उस समय उन्हें गिरने से केवल उनके शरीर का रोमांचित संगीत ही बचा सकता है। अर्थात जो उनका जो उत्साह है, उस उत्साह के सहारे ही वो बचते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कवि यहाँ पे क्या कहता है, कवि कहता है कि उनका शरीर इतना कोमल होता है कि जब वो गिरते हैं तब उनको कोई भी चोट नहीं लगती, और वो गिरते हैं और गिरने से जब बच जाते हैं तब इस प्रकार से लगता है कि ऊंचाई है, पतंग की जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई ने एक मात्र डोर के सहारे, जो एक धागा है, उस धागे के सहारे वो क्या है, रुके हुए हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं वो क्या है, अत्यधिक शरारती होते हैं, छतों के किनारों पर दौड़ते रहते हैं। जब उनको देखते हैं तब इस प्रकार से लगता है कि एक केवल और केवल पतंग का जो धागा है, उस धागे के सहारे पर भी वो क्या है, टिके हुए हैं, और वो अपने रंध्रों के सहारे उड़ रहे हैं। अर्थात अपने उत्साह के बलबूते पर भी वो क्या है,
इन छतों के किनारों पर ठहरे हुए हैं। आगे अंतिम जो लाइन है उसमें कवि क्या कह रहा है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है अगर वो गिरने से, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच भी जाते हैं तब तो, कवि बता रहा है, कवि आलोक धनवा बता रहे हैं कि जब वो गिर जाते हैं और उनको कोई भी चोट नहीं आती तब क्या होता है, वो और भी निडर हो जाते हैं, और भी उत्साहित हो जाते हैं, और भी उनमें साहस आ जाता है। वो क्या है, अत्यधिक साहसी हो जाते हैं और सूरज के सामने आते हैं। अर्थात सूर्य का जो तप है, सूर्य का तेज है, वो क्या अत्यधिक होता है। परंतु जो बच्चों का जो उत्साह है, उस बच्चों के उत्साह के आगे जो सूर्य का साहस है या सूर्य का जो तप है, उनके साहस के आगे बिल्कुल भी कम पड़ जाता है। वो इतना ज़्यादा साहस करते हैं, सूर्य से भी ज़्यादा उनका साहस होता है। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ पे कवि क्या कहता है, तो पहले पंक्ति आई थी उसमें तो लिखा था कि पृथ्वी दौड़ती हुई या फिर पृथ्वी क्या है, घूमती हुई रहती है उनके पैरों में। यहाँ पे कहता है कि पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है, अर्थात वो अत्यधिक तेज गति से जब दौड़ते हैं, उत्साह के साथ जब दौड़ते हैं, तो इस प्रकार से लगता है कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी उनके पैरों में घूम रही है, वो पृथ्वी पर नहीं घूम रहे। इस प्रकार लगता है कि जब वो तेज गति से दौड़ते हैं तो पृथ्वी उनके पैरों में घूम रही है, इस प्रकार से लगने लग जाता है। ये अपना जो दूसरा अध्याय है इसका कौन सा, जो अभी अपने पढ़ा है आलोक धनवा की जो पतंग कविता है उसके बारे में अपने अभी चर्चा की है। और हिंदी का जो सिलेबस है कक्षा 12 का, वो आपको हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल मुफ्त करवाया जाएगा। आपसे इतना अनुरोध रहेगा कि मेरा YouTube चैनल थोरी सर नाम से है, उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, आपके जो अन्य दोस्त हैं उनके साथ भी इसको साझा करें। अब आपसे एक क्वेश्चन ये रहेगा कि जो पतंग कविता है वो इनके कौन से काव्य संग्रह से ली गई है। वीडियो देखने के पश्चात कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। धन्यवाद।